नहीं सर, 1 करोड़ क्या, मुझे अब 10 करोड़ भी देंगे तो मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहूँगा। पे कानून कोई भी नहीं चलता। ओके। यहाँ पे कानून सिर्फ उस टेबल का चलता है जो सामने बैठी हुई हो। सही है। तो क्योंकि मैं सारी चीज़ें भुगत चुका हूँ तो मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो कि मैं खुद गया हूँ। सही। तो एक बच्चे के उसमें गया तो मैं उसने बोला कि नहीं जी, आपकी तो 6 पे स्लिप ही नहीं है तो आपका काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है। एक में मैं गया तो उसने कुछ भी नहीं मुझसे पूछा और उसने बोला जी ठीक है जी, तुम तो बहुत परेशान लगते हो, तुम्हारे तो 6 बच्चे, तुम 6 बच्चे पालते कैसे हो? मेरी तो 1 बच्चा है तो मैं तो 1 बच्चा पालने में परेशान हो गई हूँ। सही। तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और उसने सब कुछ ओके किया और फटाफट काम हो गया। सही। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है सिर्फ एक है कि कम्युनिकेट, और दूसरा कानून यहाँ पे जो टेबल पे बैठा हुआ है उसके मुताबिक अगर उसकी समझ में आ गया है। शुरू का टाइम इनका बहुत टफ था। अब ये पुर्तगाल को कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों को यहाँ आना चाहिए फैमिली के साथ या नहीं? क्योंकि ये यहाँ फैमिली के साथ मौजूद थे और इन्होंने काफ़ी शुरू में परेशानी भी उठाई। इनसे मशवरा लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करम, आप सुना खैरियत से मुर्तज़ा भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद भाई, मुझे ये बताएं कि जितनी भी नई फैमिलीज आ रही हैं अपने 2-3 बच्चों को लेके, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, क्या परेशानी उन्हें उठाना पड़ सकती है शुरू में? तो शुरू में पुर्तगाल के अंदर सिर्फ एक ही परेशानी है कि आपको यहाँ पर घर नहीं मिलता है। ठीक है। सिर्फ सबसे बेसिक परेशानी घर की है और उसके बाद जॉब की है। ठीक है। कुछ अरसे के लिए। सही है। अगर आप ज़ुबान सीख के आते हैं, अगर आपने सोचा है कि आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया ना करें। जितना टाइम मिलता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आप यूट्यूब से सर्च करें और लैंग्वेज सीखें। ठीक है। राशिद भाई, मुझे ये बताएं, पोर्चुगल में नौकरियों के मसले हैं, घर मिल नहीं रहे, एक कार्ड आपको दे दिया जाता है 2 साल का, वो कार्ड लेके आप पूरे यूरोप में तो घूम सकते हो, लेकिन उस कार्ड के लेने के बावजूद भी यहाँ नौकरियों के लाले हैं। तो क्या लोगों को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, नौकरियों के लाले तो नहीं है। नौकरियों के लाले सिर्फ़ और सिर्फ हम एशियन के लिए है, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और बेसिकली ये जन्नत है। ठीक है। तो जिस तरीके से हमें बोलते हैं कि कराची बेरोज़गारों की जन्नत है, इसी तरीके से ये पूरे दुनिया की जन्नत है। लेकिन यहाँ पर आने वाले, क्योंकि जितने ममालिक हैं, 16 ममालिक तो वो हैं जहाँ पे पुर्तगाली बोली जाती है और 31 ममालिक वो हैं जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की हिंदी और उर्दू में फ़र्क है, ऐसे ही नेपाल इनकी पुर्तगाली और स्पेनिश में फ़र्क है। तो इसलिए इनको नौकरियां फ़ौरन मिल जाती हैं। मतलब मेरे सामने जो आए हैं अंगोला से, गना बिसाऊ से, गना कोनाक्री से, उनको फ़ौरन नौकरी मिल जाती है महीने 1.5 महीने के अंदर। ठीक है। और हमारे लोग क्योंकि दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। जिस तरह मैं आया तो मुझे किसी ने यहाँ पे बताया ही नहीं कि आपने किधर जाना है, क्या काम करना है, किस जगह आपको नौकरी मिल सकती है, तो कैसे मिलेगी मुझे नौकरी? सही बात है। हमारे लोग यहाँ सपोर्ट नहीं करते। हमारे लोग बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं है, वो कोई सपोर्ट नहीं करते और जो सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर उसको फिर हमारे दूसरे लोग इतना रगड़ा देते हैं कि फिर वो सपोर्ट की सोचता नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है। मेरा मेन पॉइंट ये था कि पोर्चुगल में लोगों को आना चाहिए, या डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, नौकरी के मसाइल होते हैं, बट वो आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर ओवरकम कर जाते हो, ऐसा ही है। बट पोर्चुगल आप कह रहे हो जन्नत है। तो मेरे नज़दीक तो पुर्तगाल जन्नत है। मौसम के हिसाब से भी सबसे बड़ा तो मौसम का फैक्टर है कि कराची वाला और इंडिया वाले, नेपाल वाले, इनके लिए जो है सबसे बेहतरीन तो मौसम है कि मौसम हमें वैसा ही है मिलता है जैसा कि वहाँ पर है। ठीक है। बाकी जर्मनी और फ्रांस के अंदर जो है, अगर आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर आप बर्फ़ के अंदर गुजार रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है तो बात तो इक्वल ही आ गई। ठीक है। तो वहाँ पर अगर अर्निंग ज़्यादा है तो वहाँ पर ख़र्च भी ज़्यादा है। ठीक है। और फिर वहाँ पे पेपर नहीं है। ठीक है। राशिद भाई, कोई 3 काम यहाँ पर ऐसे बताएं जो लोग वहाँ से सीख कर आएँ, उनको यहाँ पे जॉब मिल जाए, या वो अपना कोई बिजनेस खोल सकें, या कोई उनके पास ऐसी स्किल हो कि आराम से उसको इस मार्केट में सर्वाइव कर सकें। सर, मेरे नज़दीक तो हर फील्ड के अंदर यहाँ पर मौके मौजूद है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर को भी देखा है जो डॉक्टर की लाइन में ही गया है। मैंने यहाँ पे प्लम्बर और पाइप फिटर को भी देखा है जो उसी जगह पे गया है। मेन फैक्टर सिर्फ एक है कि ज़ुबान आपको इतनी आए कि आप बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं उस आदमी को रखूँगा जो मेरी बात को समझ सके, जिसको मैं बोलूँ कि भाई इस दरख्त से आम तोड़ के लेके आओ, बजाय इसके कि वो जाके दरख्त के पीछे खड़ा हो जाए कि हाँ भाई अब क्या करना है। सही बात। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरा राशिद भाई, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि मुर्तज़ा भाई, हमारा बच्चा बीमार है, उसकी बेस पे हमें कार्ड चाहिए। आपने अपने एक बच्चे की बेस पे, उसकी बीमारी के बेस पे आपने कार्ड दिलवाया, कितना कोई सख्त काम था ये? सर, काम तो सख्त नहीं था, मसला सिर्फ इन्फॉर्मेशन का था। तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें किसी भी बात की। तो कार्ड लेने के लिए, हम बीमारी लेने के लिए नहीं गए थे, बीमारी के लिए हम हॉस्पिटल में गए थे। तो जब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे गाइड किया कि तुम अपने इस बच्चे के बिहाफ पे जो है वो कार्ड ले सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो उस डॉक्टर ने बड़ी हेल्प की। यहाँ के जो जेन्युइन पुर्तगीज़ है बहुत हेल्पिंग है। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, मुझे ये बताइएगा, अगर कोई बंदा आ रहा है हमारे एशियन कंट्री से, उसके बच्चे को कोई अगर बीमारी ऐसी है, वो क्या ऐसी बीमारी है जिसकी बेस पे उसे कार्ड मिल सकता है फ़ौरन आते ही, और क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, किस किस्म की वो बीमारी होनी चाहिए? बीमारी सिर्फ जो लॉन्ग टर्म बीमारी हो, यानी कि जिसमें कि आप सफ़र ना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन में सिर्फ ये चीज़ मांगी जाती है कि ये बच्चा इस बीमारी की वजह से सफ़र नहीं कर सकता। ठीक है। तो कोई भी ऐसी बीमारी, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह मेरा बेटा जो है वो नेफ्रोटिक सेंटेनियम का पेशेंट था, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि ठीक है जी, ये बच्चा सफ़र नहीं कर सकता, और इसका इलाज भी जो है लिस्बन में ही है, और लिस्बन में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डोना स्टेफानिया। हालांकि मैं उस वक्त अलमादा में था जिस वक्त उसको डायग्नोज हुआ। तो उसके बाद फिर हम सेंट्रल साउथ से हमें गार्सिया दी ओर्तो भेजा गया। फिर गार्सिया दी ओर्तो वालों ने फिर हमें बोला कि जी हमें आपको कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम आगे से फीडबैक लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, तो बच्चे की तबीयत सही नहीं हो पा रही, तो आप इसको डायरेक्ट उस जगह पे लेके जाएं। तो फिर उसकी वजह से मुझे घर भी स्विच करना पड़ा। ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म बीमारी है उसके ऊपर आपको फौरी तौर पर डिक्लेरेशन मिलता है, और उस डिक्लेरेशन के बेस के ऊपर आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं कार्ड के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी आपको सैफ से बायोमेट्रिक लेना पड़ता है। ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 92 कहलाता है। ठीक है। आर्टिकल 92A। इसके अंदर आर्टिकल 92B भी है। तो बी के अंदर जैसे कि मैं ख़ुद हूँ, या जितने भी ओल्ड एज हमारे नॉर्मल होते हैं कि शुगर के पेशेंट्स हैं या ये सब है, तो इसके अंदर भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसमें अगर डॉक्टर लिख के दे कि हाँ जी आप सफ़र नहीं कर सकते, यानी कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, तो वरना नॉर्मल अगर तबीयत है, जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे आने के बाद, पुर्तगाल में आने के बाद मेरे ख्याल में मैंने अभी तक एक दफ़ा भी मेडिसिन नहीं ली। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक दफ़ा भी अपनी शुगर चेक नहीं की, सिर्फ बच्चे को ही चेक करता रहा हूँ, अपना कुछ चेक नहीं। जी, पोर्चुगल में यहाँ जो टेंशनें होती हैं उसकी वजह से आपने मेडिसिन नहीं ली, या यहाँ पे इतनी अच्छी आबो हवा है जिसकी वजह से आप रिकवर कर रहे हैं? सर आबो हवा अच्छी है, असल चीज़ सिर्फ ये है कि आपने मतलब टेंशन लेनी नहीं है। तो जो हमारे कराची में डायलॉग दिया जाता है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। सही है। तो यहाँ पे टेंशन हर जगह पे है, लेकिन उसको आपने फील नहीं करना है। एक दफ़ा में आपने इस हकीकत को समझ लेना है कि यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ उनको अपनी बात समझा नहीं पाते, इसलिए हमें चक्कर लगते हैं। अगर हम उनको अपनी बात समझा सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तो कोई मसला नहीं है। सही। तो उसके लिए सबसे पहले ये कि जो मेरे भाई आना चाह रहे हैं, तो मैं अपना उस नारे पे कायम हूँ कि पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। तो मेरे भाई जो भी पाकिस्तान में परेशान है, कराची में परेशान है, और जिसकी जेब में थोड़ी सी भी अगर हिम्मत है और उसका अगर कोई स्टेटस है कोई सफ़र का, तो वो फौरी तौर पे पुर्तगाल का रुख करे। सबसे बेहतरीन पुर्तगाल है। क्लास का है, क्लास 7 के बाद से जो है आप एक बच्चा किसी भी क्लास में है तो उसके ऊपर आप फिंगर ले सकते हैं। ठीक है। फिंगर मतलब वो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट जिसको बोला जाता है, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्लास 7 की डिक्लेरेशन, 8 की डिक्लेरेशन, और इसके अलावा जो भी हायर एजुकेशन के ऊपर आ रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर आ रहे हैं, तो वो 3 महीने की अपनी पे स्लिप के ऊपर जो है वो फिंगर ले सकते हैं। 3 महीने के अंदर उनको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, ये जो बच्चे के ऊपर रेजिडेंस मिलता है, अगर पेरेंट्स के पास काम ना हो तो मिल जाता है कार्ड, या उसमें परेशानी होती है? तो परेशानी उसके अंदर होती है। कार्ड आपका फिर वो रोक देंगे कि आपने 3 कम से कम भी जो है 3 से 6 जो है वो पे स्लिप होनी चाहिए। लेकिन स्टिल मैं अभी भी वही बात कहूँगा कि यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कानून कोई भी नहीं चलता। ओके। यहाँ पे कानून सिर्फ उस टेबल का चलता है जो सामने बैठी हुई हो। सही है। तो क्योंकि मैं सारी चीज़ें भुगत चुका हूँ, तो मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो कि मैं खुद गया हूँ। सही। तो एक बच्चे के उसमें गया तो उसने बोला कि नहीं जी आपकी तो 6 पे स्लिप ही नहीं है, तो आपका काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है। एक में मैं गया तो उसने कुछ भी नहीं मुझसे पूछा, और उसने बोला जी ठीक है जी, तुम तो बहुत परेशान लगते हो, तुम्हारे तो 6 बच्चे, तुम 6 बच्चे पालते कैसे हो? मेरी तो एक बच्चा है, तो मैं तो एक बच्चा पालने में परेशान हो गई हूँ। सही। तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, और उसने सब कुछ ओके किया और फटाफट काम हो गया। सही। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है सिर्फ एक है कि कम्युनिकेट, और दूसरा कानून यहाँ पे जो टेबल पे बैठा हुआ है उसके मुताबिक अगर उसकी समझ में आ गया है तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और आप फैमिली के साथ वापस पाकिस्तान चले जाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? यही बात मैं अभी अनीस साहब से भी करता हूं, तो वो गुस्सा कर जाते हैं। आपका जवाब सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा सख्त अपना दिल रखते हैं पाकिस्तान के हवाले। नहीं सर, 1 करोड़ क्या, मुझे अब 10 करोड़ भी देंगे तो मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहूँगा। अच्छा। तो क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है एक अच्छे तरीके से। सही। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। मतलब मेरी नीड क्या है?
मेरी नीड सिर्फ ये है कि चलते हुए रोड अच्छा हो, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, मुझे पढ़ने के लिए जगह के लिए नमाज मिले, मस्जिद मिले। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं जिस जगह पे गया हूँ उस जगह पे मुझे मस्जिद मिली है। अलगाफ में, अलमादा में, बखीरों में, लिस्बन में, लॉरिश में, मातिम मुनीज़ में, हर जगह पे मुझे मस्जिद मिली है। और माशाल्लाह हर जगह पे दीन का बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। माशाल्लाह 2 बच्चे मेरे सारी चीज़ों में जा चुके हैं। माशाल्लाह 3 रोज़ा, 40 रोज़ा, मैं ख़ुद भी 40 रोज़ा लगा चुका हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे दीन पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। सही। तो ज़िंदगी जीने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो भी, और साथ में आखिरत बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं पाकिस्तान जाके मैं क्या करूँगा मेरे भाई। सही बात। 3 साल का निचोड़ आपने इस इंटरव्यू में दिया, यकीनन नए आने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है।